बैक्टीरिया में, उस मूवमेंट वाले ऑर्गन को हम कहते हैं फ्लैजिलम। तो इसमें लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट ही होता है। जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है बैक्टीरिया में, उसको हम फ्लैजिलम कहते हैं। मैं तुम्हें फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। फ्लैजिला कह लो, फ्लैजिलम कह लो, ये सिंगुलर प्लूरल का फर्क है बस। ये देखो, मान लो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, तो ये ऐसे करके इस तरीके से निकला हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैजिलम है। इसी के थ्रू ना बैक्टीरिया मूव करता है। तो अगर ऐसा कुछ पूछेगा एग्जाम में तो उसमें फ्लैजिलम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है द इनर लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। अब जो हमारी हार्ट, हमारा जो हार्ट है उसकी लेयरिंग होती है, 3 लेयर्स होते हैं। तो उसमें जो सबसे अंदर वाला लेयर है, इनर लेयर पूछा है ना, अंदर वाले लेयर को हम एंडोकार्डियम कहते हैं। कैसे याद रखोगे? एंडो अंदर से याद रखो, एंडो, और कार्डियम, कार्डियक हार्ट ही तो होता है, तो एंडोकार्डियम। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी इज स्किन। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ऑर्गन, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन है। स्किन ही तो हर जगह पर है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैट शेप बोन इज डैश। हमारी बॉडी में एक बोन है जो बैट शेप की होती है, चमगादड़ उस शेप की, उसको हम स्फेनॉइड बोन कहते हैं। दिखाती हूँ स्फेनॉइड बोन दिखता कैसा है। देखो, इसीलिए इसको कह रहे हैं, दिख रहा है ना दूर से चमगादड़ टाइप, ये है स्फेनॉइड बोन। ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स लिखने को आएगा। जैसे मान लो 5 दे दिए हैं, 5 में से कोई भी 4 लिखो शॉर्ट नोट्स। तो ये 4-4 नंबर के हैं, 4-4 नंबर के हैं। तो इसमें देखो, 4 नंबर वाले क्वेश्चन ना 2 तरीके के होते हैं। एक मान लो 4 या 5 नंबर का आएगा, उसमें कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा जिसमें 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज ऐसे आंसर लिखना होता है। तो उसमें ना बहुत अच्छे से डिटेल में लिखना होता है, ज्यादा लिखना होता है। एक इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ना 4 नंबर ही है, लेकिन टू द पॉइंट आंसर मांगता है वो, टू द पॉइंट, एकदम स्पेसिफिक आंसर, कोई कहानी नहीं। तो इसमें कम कम, अगर कम ही लिखोगे तो काम चल जाता है, लेकिन आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसे इसने पूछा स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन सेल, तो पहला क्वेश्चन पूछा कि ह्यूमन सेल में किस किस चीज से ह्यूमन सेल मिलके बना हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है उसका। अब इसमें हम अगर दूसरा उस टाइप वाला क्वेश्चन है तो उसमें कहानी लिखते हैं, ह्यूमन सेल इज दिस, मतलब पूरी कह रहे स्टोरी टाइप बना रहे हैं तो 1-1.5 पेज का लग जाएगा। लेकिन इसमें सिंपल 2-3-4 स्ट्रक्चर लिख देंगे ह्यूमन सेल का, पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो अगर हम ये पढ़ें, 3 मेन पार्ट्स इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे कि ह्यूमन सेल में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहले ह्यूमन सेल का, पहले भी मैंने ह्यूमन सेल बताया है, लेकिन अब साथ में भी देखो। ये देखो सबसे इजी, ये ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर है। ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा? सबसे, ये सेल है तो सेल को चारों तरफ से एक कवरिंग घेर करके रखती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सेल मेम्ब्रेन, जो कि पूरा कवर करके रखा है। 3 ही पार्ट हम पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। सेल मेम्ब्रेन, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये अंदर अंदर ना जेली लाइक सब्सटेंस होता है, पूरे में फैला रहता है इसके अंदर, वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है हमारे सेल का। जैसे हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है ब्रेन, तो हमारी हर हर सेल का कंट्रोल सेंटर है, हर सेल का, और उस सेल का, हर सेल का कंट्रोल सेंटर उसका न्यूक्लियस होता है। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स सेल में पढ़ने हैं, जो इसमें लिखना है, सॉरी। तो सबसे पहला था सेल मेम्ब्रेन, जो मैंने बताया। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक कवरिंग होती है जो सेल को कवर करके रखती है,
और ऊपर अभी मैंने बताया था कि वो सेलेक्टिवली परमियाबल लेयर है। सेलेक्टिवली परमियाबल, सेलेक्ट करना मतलब क्या होता है? चुनना। चुनते हम कब है? कोई भी चीज, कोई अच्छी चीज ले लिया, बुरी चीज छोड़ दी। चुन रहे हैं ना, सारी चीज तो नहीं ले रहे हैं, कोई चीज ले रहे हैं, कोई चीज नहीं ले रहे हैं। तो सेलेक्टिवली परमियाबल का मतलब है ये अपने हिसाब से देखता है इसको कौन सी चीज अंदर देनी है अपने सेल को, कौन सी चीज नहीं परमिट करना है। तो ये सेलेक्टिवली परमियाबल लेयर है जो सेल को चारों तरफ से घेर करके रखता है, और ये सब्सटेंसेस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि क्या चीज अंदर आएगी और क्या चीज बाहर जाएगी। नेक्स्ट जो मैंने बताया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, उसके अंदर बहुत से ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। राइबोसोम्स होते हैं, उसका काम क्या है? प्रोटीन बनाना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है अंदर, उसका काम है अब जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, खाना बन गया, कुछ भी हुआ, उसको ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह। फिर है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस का काम है पैकिंग का काम है, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग का। और लाइजोसोम, लाइजोसोम्स का काम है वेस्ट डाइजेशन, मतलब उसमें से वेस्ट मटेरियल भी तो निकलेगा, उसका भी तो कहीं पे ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब इसमें मैं ये बता दूं, ये बहुत बड़ा लग रहा होगा देखने में कि साइटोप्लाज्म में हम इतना कुछ लिखेंगे। यहाँ पे इतना कुछ लिखने का मतलब ये है कि इसमें से अगर इतना भी लिख दोगे ना, जेली लाइक सब्सटेंस दैट कंटेन्स ऑर्गेनल्स, एक भी ऑर्गन लिख दिया लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ईटीसी, तो भी साइटोप्लाज्म वाला नंबर मिल जाएगा। तो अगर इतना इतना याद रखने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस नहीं आते ना, हर बार यही तो नहीं पूछेगा स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन सेल, ऑल्दो कि ये बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है ना कि इसमें से ही कोई, जैसे ये वन वर्ड वाले मैंने बताए, वन वर्ड वाले में यहीं से कुछ पूछ दे कि डिफाइन साइटोप्लाज्म, डिफाइन सेल मेम्ब्रेन, या फिर डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया, तो एटलीस्ट ये आइडिया तो रहेगा कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। तो एकदम ब्लैंक तो नहीं हो जाएंगे वहां पे कि मुझे पता ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। एक वर्ड भी याद रहेगा तो एक वर्ड से भी कहानी बन सकती है एक नंबर की। तो इसलिए ये सारी चीजें भी साथ में याद रखो। सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो सेल के बारे में सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि अब हाँ ह्यूमन सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन जाए, मैं उसका आंसर कर सकती या कर सकता हूँ। इसको कराने का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट मिल भी जाते हैं क्वेश्चन पेपर से, लेकिन हमेशा नहीं मिलता है, हमेशा इधर उधर से घुमा के होता है, लेकिन उसके अंदर से कुछ ना कुछ मैच कर जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अभी मैंने बताया कि कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, सारी चीजें कंट्रोल करता है वो। कंटेनिंग डीएनए, उसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए का काम क्या है? सेल कैसे फंक्शन कर रहा है, उसका कैसे डिवीजन होगा, ये सारा काम रेगुलेट करना, सारा काम चलाना डीएनए का काम है। डीएनए की वजह से ही पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में उनके बच्चों में फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं। होता है ना कि डीएनए टेस्ट कराते हैं, डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है कि इसके पेरेंट्स कौन है। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि पेरेंट्स से ही पास होता है, तो सबके उसका डीएनए उससे मैच कर जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन जो बच्चों में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है डीएनए के थ्रू आती है। क्लास यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके अपलोड कर देना, क्योंकि मैंने आज किसी से क्लास नहीं ली सर। हाँ आई थिंक रिकॉर्ड होता है, आप देख लेना उस पर। और चला गया क्या ये? आशु, हाँ आपको ये डाउट था ना कि आपके पहले के कुछ क्लासेस छूट गए हैं दो तीन, तो उसकी टेंशन मत लो। पहले की क्लासेस जो छूट गई हैं, जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि उस पर फोकस करके उसको साथ साथ कवर करते चलो, क्योंकि अगर आपने लेट ज्वाइन किया, बाद में जब हमारा सिलेबस खत्म होगा तो हम रिविजन पे भी तो आएंगे, तो रिविजन में वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो उसका स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको साथ साथ कवर करते जाओ। और उसके अलावा नोट्स तो मैंने सारे इस पे साइट पे सारे पढ़े हुए हैं, उस पे से भी अगर खुद से भी
कुछ चीज़ पढ़ना चाहो पढ़ो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो आके क्लास में, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, मेक श्योर कि मैं इसको डाल दूंगी पर आज के से, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, मैं चाहूंगी कि आज ही आप लोग जाके इसको रिवाइज करें और लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं पूछूंगी भी। पूछूंगी इसलिए नहीं कि मुझे किसी का टेस्ट लेना है, पूछूंगी इसलिए ताकि साथ साथ याद होता जाए। एक को नहीं आएगा कोई पॉइंट, कोई दूसरा बता देगा, उससे याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा ना हम रिविजन भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो प्लीज मतलब अच्छे से पढ़ना, जिनके एग्जाम्स खास करके अभी अक्टूबर नवंबर में है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ, बैक्टीरिया के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो पहला है टेम्परेचर। बैक्टीरिया का ग्रो करने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 20 से 40 डिग्री, 20 to 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ऑल्दो एक्सट्रीमोफाइल्स सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रह जाते हैं, हार्श कंडीशन में, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तब भी बहुत कम टेम्परेचर है उसमें भी। तो वो कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो 20 से 40 डिग्री में। अब इसमें भी ये याद तो कर लो, जितना लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स, लेकिन एटलीस्ट अगर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पूछ रहा है तो एटलीस्ट आपको ये 5 पॉइंट याद होनी चाहिए कि हाँ क्या क्या चीज़ों से बैक्टीरिया का वो इन्फ्लुएंस करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एटलीस्ट फैक्टर के नाम तो याद हो ना, अंदर लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो कुछ तो मिलेगा, ये लिखोगे तो। नेक्स्ट है पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच से हमें पता चलता है कि वो चीज़ एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। मैम आप ये हमें भेज दोगे क्या? हाँ ये आप हमें भेज देंगे पेपर? हाँ हाँ, ये भेज दूँ, ये मैं उस पर अपलोड कर दूंगी। ऑल्दो कि इसमें एक दिन में तो ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई थिंक 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं बायो साइंस के, ये जीएनएम हाँ फर्स्ट जी, हाँ ईयर जी। के लिए स्पेशली। ओके मैम। लेकिन सेकंड एक दिन फर्स्ट ईयर वालों का, एक दिन सेकंड ईयर वालों का क्वेश्चंस कराऊंगी। वो इसलिए क्योंकि उनके जिनके भी पेपर होने वाले हैं उनके काम आएगा। लेकिन क्योंकि ये एनाटमी है और एनाटमी हर किसी का सब्जेक्ट होता है, किसी को भी ऐसा नहीं है कि एनाटमी नहीं पढ़ना है। तो एक एक टॉपिक जो है इससे बाकियों का भी कवर होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट पीएच। पीएच में बैक्टीरिया जो है किस पीएच में ग्रो करता है। पहले तो जान लो कि नॉर्मल न्यूट्रल पीएच होता कितना है, 7 होता है। 7 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा, और 7 to 14 जो होता है वो बेसिक होता है, ये रेंज होती है। तो बैक्टीरिया या तो न्यूट्रल में ग्रो करता है या फिर स्लाइटली एसिडिक। तो 6.5 से 7.5 में हो रहा है ना, 7 से नीचे हमारा एसिडिक हो जाता है। तो ये जो है ये नॉर्मल रेंज है बैक्टीरिया के ग्रो करने की, आइडियल रेंज। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है कि बैक्टीरिया प्रेफर अ डैश पीएच टू ग्रो। तो ये लिख दोगे 6.5 to 7.5। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, उसके बाद बैक्टीरिया और कहाँ पे ग्रो करता है, शुगर हो, अमीनो एसिड हो, या और भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं वैसी जगह पे। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कुछ को नहीं होती है। तो जिनको होती है उनको एरोबिक कहते हैं, जो जो बिना बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो कर जाते हैं उनको हम एनएरोबिक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। मान लो कि जैसे इन्वायरमेंट है, सॉरी हमारा एटमॉस्फेयर है, बारिश होती है उसके बाद से अजीब से चिपचिपा सा हो जाता है ना, नमी सी आ जाती है, मॉइस्ट कंडीशन हो जाता है। तो वो जो कंडीशन है ना मॉइस्चर, उसमें बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, पलते हैं और रिप्रोड्यूस भी होते हैं, बनते भी हैं, नए ग्रो करते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई भी फर्श है, कोई भी एरिया है, वहाँ पे पानी है और क्या कहते हैं, पानी बहुत अच्छे से भी पानी नहीं है, मतलब चिपचिपा सा एरिया है, मॉइस्चर है उसमें। तो वहाँ पे देखोगे कि गंदगी बहुत जल्दी, मतलब बैक्टीरिया फंजाई जो भी है बहुत जल्दी वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो ये बहुत आइडियल कंडीशन है उनके लिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये भी मैंने पढ़ाया था एक्सक्रीशन में, आई होप थोड़ा थोड़ा तो याद होगा आप लोगों को।
किडनी का स्ट्रक्चर पूछा है इसने, तो 4 नंबर का है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट तो बताना पड़ेगा। किडनी का स्ट्रक्चर एक बार देख लो फिर से। देखो, ये है कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स जो किडनी के बाहर का रीजन होता है। ये है मेडुला, मेडुला ये किडनी को क्रॉस सेक्शन किया है, किडनी को बीच में से काटा हुआ है ये किडनी आधा, दिखाने के लिए कि क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। 2 पार्ट में डिवाइड किया है किडनी को। ये ये कॉर्टेक्स होता है किडनी का एक एक पार्ट। कॉर्टेक्स जो है वो बाहर वाले लेयर को कहते हैं। फिर होता है मेडुला, मेडुला जो होता है वो अंदर वाले लेयर को कहते हैं। और क्या क्या है तुम्हारे में? कॉर्टेक्स आउटर लेयर कंटेनिंग नेफ्रॉन विच फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस। कॉर्टेक्स जो अभी मैंने दिखाया वो सबसे बाहर वाला लेयर होता है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन का मतलब क्या है? नेफ्रॉन किडनी की यूनिट होती है। मतलब कि जैसे हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी की यूनिट क्या है? सेल है, बहुत सारे सेल मिल करके हमारी बॉडी बनी हुई। वैसे किडनी का जो यूनिट है, सेल वो भी है, लेकिन जो सबसे छोटा यूनिट है जिससे जिस तरीके के सेल से किडनी बना हुआ है वो नेफ्रॉन है। जैसे ब्रेन हमारा जिस तरीके के सेल से बना होता है वो उसको न्यूरॉन कहते हैं। तो किडनी का जो आउटर लेयर है उसमें नेफ्रॉन तो होगा ही, उसका बेसिक चीज तो होगी जिससे वो बना हुआ है। उसका काम क्या है कॉर्टेक्स का? कॉर्टेक्स का काम ये है कि ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन बनाना। एक तो उसमें जो ब्लड आ रहा है वो फिल्टर हो रहा है, उसके बाद से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के फॉर्म में बन जा रहा है। तो ये पूरा कॉर्टेक्स का काम है। नेक्स्ट मेडुला जो अंदर का रीजन है, उसमें रीनल पिरामिड्स होते हैं। रीनल पिरामिड क्या करता है कि यूरिन को, जो हमारा यूरिन प्रोड्यूस हो गया ना यहाँ पे कॉर्टेक्स में, अब ये यूरिन को भेजता है रीनल पेल्विस के पास। ये देखो, ये हमारा रीनल पेल्विस है। यहाँ से बन गया यूरिन, उसके बाद से यूरिन को इसने पास किया इसमें रीनल पेल्विस में, यहाँ पे आया, पहुंचा यूरिन। अब रीनल पेल्विस का काम क्या है? वैसे तो किडनी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इसने वही बताया है जो जहाँ से मेन ज्वाइन हो रहे हैं। रीनल पेल्विस एक फनल शेप स्ट्रक्चर है। फनल मतलब जानते हो कैसा होता है? पेट्रोल पंप पे जब वो पेट्रोल डलवाते हैं बाइक वगैरह में, तो वो फनल यूज करते हैं ना, उसको लगा करके छन्नी टाइप, वो जिसका ऊपर वाला एरिया बहुत बड़ा होता है, नीचे एक सुराख सा होता है। पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं दोनों फनल। ये देखो ऐसा फनल शेप, तो ये इस तरीके का होता है। फनल शेप स्ट्रक्चर है। रीनल पेल्विस जो है इसमें ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअली में वो इस शेप का होता है। इस शेप का क्यों होता है? क्योंकि सारा यूरिन उसमें आकर के इकट्ठा होता है और फिर वहां से वो यूरिन यूरेटर के पास भेज देता है। यूरेटर बताया था मैंने, एक पाइप की तरह होता है। ये रहा यूरेटर। यहाँ ये हम तो किडनी के अंदर की बात कर रहे हैं, जो भी इसी किडनी को हमने काटा था ना, तो कॉर्टेक्स इसी का बाहर का लेयर है, मेड्यूला इसी के अंदर का लेयर है, और रीनल पेल्विस भी इसी के अंदर फनल शेप है। तो वहां से फनल शेप से हो करके फिर ये यूरेटर को भेजता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में भेजता है। तो हमें सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ना है, हमें इसके पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन घुमा देगा, क्वेश्चन अगर उसने पूछा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम बताओ, तो उसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा मेंशन करना है। अगर उसने सिर्फ ये पूछा है कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बोलो, तब तब सिर्फ यही बताना है, ये वाली 4 चीजें। एनाटमी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी, बट थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, रिवाइज भी करेंगे तो याद होता चला जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो सबसे बाहर वाला लेयर होता है। उसका काम होता है ब्लड को फिल्टर किया, ब्लड उसके पास आया, उसको फिल्टर किया,
फिल्टर करने के बाद उसने जो गंदा था यूरिन था उसको प्रोड्यूस कर दिया। अब यूरिन बन तो गया है यहाँ पे, फिर मेड्यूला के पास वो भेजता है। मेड्यूला जो है अंदर वाला रीजन है, उसके अंदर रीनल पिरामिड्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जब यहाँ से यूरिन आता है तो यूरिन को वहाँ से रीनल पेल्विस में भेज देते हैं। रीनल पेल्विस एक फनल शेप स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके वो यूरेटर में भेजता है, उस पाइप के थ्रू भेजता है। अब हम यहाँ से हमारा किडनी का काम खत्म ना, यूरेटर पे आ गए, तो हमें यूरेटर स्ट्रक्चर किडनी में लिखना नहीं, इसलिए हम यूरेटर की बात नहीं करेंगे, हम नेफ्रॉन की बात करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा नेफ्रॉन, जो जिससे हमारी किडनी बनी हुई है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का। उसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है और बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर बस ऐसे ही लिख सको, याद रहे तो लिख लेना, नहीं तो नहीं लिखोगे तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका काम क्या है, नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन से हमारी किडनी बनी हुई है, तो इसका असली में काम क्या है? इसमें इसका काम ये है कि एक तो ये ब्लड को फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद जो गंदगी होती है वो यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है, लेकिन जो साफ ब्लड बच जाता है, फिल्टर होता है तो कुछ साफ भी तो चीजें बचेंगी, उस साफ चीजों को वापस वो ब्लड में भेज देता है, वापस वो बॉडी में भेज देता है, रीएब्जॉर्प्शन। वापस वो रीएब्जॉर्ब कर लेता है कि जो अच्छी चीज है उसको क्यों हम बाहर अपनी बॉडी के फेंके, वापस बॉडी में जाए। तो नेफ्रॉन इसी के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किस किस चीज से बना हुआ है? ब्लड 4 चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल जिसको आरबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है येलो कलर का फ्लूइड होता है। कभी देखा है खून में से हमेशा जो है सिर्फ वही नहीं निकलता है, सिर्फ रेड रेड पार्टिकल्स ही नहीं होते हैं, उसमें येलोइश पार्ट भी होता है, जो पानी जैसा पार्ट होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है, येलो कलर का फ्लूइड होता है। 55% ब्लड जो है वो प्लाज्मा ही होता है, बाकी के 45% में सारी चीजें आती हैं। तो 55% ब्लड का प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा भी बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है। प्लाज्मा के अंदर होता है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स, इतनी सारी चीजें प्लाज्मा के अंदर होती हैं। नेक्स्ट हमारा है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। रेड नाम है तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून रेड होता है, तो इसलिए ये रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, इसीलिए ये रेड है। हीमोग्लोबिन का, इसका काम क्या है रेड ब्लड सेल का? रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन पहुंचता है एक सेल से दूसरे सेल तक, वो किसके थ्रू पहुंचता है? आरबीसी के थ्रू। ब्लड का वो कंपोनेंट, हम तो नॉर्मली ये कहते हैं ना, अच्छा ब्लड के थ्रू पहुंचता है, लेकिन ब्लड का कौन सा कंपोनेंट पहुंचाता है ऑक्सीजन? तो ब्लड का जो आरबीसी वाला पार्ट होता है वो हीमोग्लोबिन को यूज करके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है वाइट ब्लड सेल, जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, मतलब कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। कोई भी फॉरेन मटेरियल आए, कोई भी बाहर से कुछ भी बॉडी पे बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी अटैक किया, तो हमारी बॉडी सबसे पहले उससे लड़ने की कोशिश करती है, उसको अपने जितना वो कर पाती है उसको लड़के भगाने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसके बस की बात नहीं होती है तब हम बीमार पड़ जाते हैं, फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास दवा लेने। वरना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पहला डब्ल्यूबीसी पूरी कोशिश करती है कि इसको भगा दे। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम ये है कि ब्लड को क्लॉट करना। कट लग गया हमारी बॉडी में, अगर प्लेटलेट ना हो, प्लेटलेट कम हो जाए, तो हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो बस एक जरा सा कहीं कट लगे और ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, करते 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 पूरी बॉडी से ब्लड खाली हो जाएगा, मर जाएंगे। तो ये प्लेटलेट का सोचो कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कुछ टाइम के बाद जो है वो खुद ही ब्लड रुक जाता है, क्लॉट कर जाता है, इस वजह से हमारी बॉडी में ब्लड लॉस नहीं होता है। ये थोड़ा उल्टा कर दिया है मैंने, पहले ही बताया था, नीचे से पढ़ना। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। स्टमक का स्ट्रक्चर पूछा है, तो स्टमक क्या है? स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर का क्या मतलब है? मसल्स ही है उसमें, सिर्फ कोई बोन वोन नहीं है, इसलिए वो मस्कुलर है। जे शेप ऑर्गन है, जे शेप का होता है। उसके 4 लेयर्स होते हैं। 4 कौन कौन से लेयर्स है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सेरोसा। एनाटॉमी में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम
सिर्फ ये समझ सकते हैं कि उस वर्ड का मतलब क्या है, लेकिन वो वर्ड हमें याद करना ही पड़ता है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये 4 लेयर्स जो हैं, हम ये समझ लेंगे कि चारों लेयर में काम क्या होता है, लेकिन ये चारों लेयर के नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। पहला है म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है हमारे जो स्टमक है, पेट है, उसके सबसे अंदर का लेयर होता है, जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है। ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। मैंने लास्ट ही क्लास में बताया था कि हमारी बॉडी जो है बहुत ही खतरनाक एसिड प्रोड्यूस करती है। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसको अगर लैब में जब हैंडल करते हैं हम कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो कहा जाता है कि बहुत केयरफुली हैंडल करो। और हमारे लैब में वो असली फॉर्म में होता भी नहीं है, मतलब कि इस फॉर्म में होता है कि 10%